मेघादर पे मल्हार सुने रिमझिम बरसे, बाग में बैठा मैं गा रहा, बादल भागे डर के मारे। न्याय की घंटी और चांद का सपना। महल के दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। आज दरबार की शोभा कुछ अलग ही थी। बादशाह के दाहिनी ओर बीरबल बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन आज उस मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई योजना उनके मन में पनप रही हो। बाईं ओर एक नए मेहमान थे, दक्षिण के प्रसिद्ध विदूषक और चतुर तेनाली रामा, जो अपनी सादगी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। अचानक दरबार के पीछे से एक कोमल लेकिन हठीली आवाज गूंजी। बादशाह सलामत, मुझे चांद चाहिए। सबकी नजरें उस आवाज की ओर मुड़ी। शहजादी रानी साहिबा, जो महज 10 साल की थी, अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक और जिद थी। अकबर ने प्यार से कहा, बिटिया, चांद तो बहुत दूर है, कोई और नगीना मंगवा दूं? नहीं अब्बा, मुझे सिर्फ चांद चाहिए, वही ठंडा, गोल और चमकीला चांद। रानी साहिबा की आंखों से आंसू छलक आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपना, आप चिंता न करें, ये बहुत छोटा सा काम है। चांद को पाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तेनाली रामा ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। उन्हें बीरबल की इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। ये तो असंभव सी बात थी। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है बादशाह सलामत। आपको नगर के बीचों बीच एक विशाल घंटी लगवानी होगी, जिसे न्याय की घंटी कहा जाएगा। जिस किसी को न्याय चाहिए, वो इस घंटी को बजाकर अपनी बात रख सकेगा, और मैं इस घंटी के जरिए शहजादी के लिए चांद लाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। अकबर ये सुनकर खुश हुए। उन्होंने तुरंत घंटी लगवाने का आदेश दे दिया। लेकिन तेनाली रामा के मन में शंका थी। उन्हें लगा कि बीरबल की इस योजना में कोई ना कोई बुराई छिपी है। बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति आखिर चांद कैसे ला सकता था? अगले ही दिन नगर के चौराहे पर एक भव्य स्तंभ बना और उस पर एक विशाल घंटी लटका दी गई। ढोल नगारों के साथ इसकी घोषणा कर दी गई कि अब कोई भी व्यक्ति इस घंटी को बजाकर अपनी बात बादशाह तक पहुंचा सकता है। कुछ ही दिनों में न्याय की घंटी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। एक दिन नगर के एक प्रतिष्ठित सेठ की दुकान में चोरी हो गई। सेठ ने घंटी बजाई। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर अगले ही दिन उनके पड़ोसी मोटू और पतलू नाम के 2 मासूम भाइयों को पकड़ लिया गया। मोटू गोल मटोल और भोला था, तो पतलू दुबला पतला और थोड़ा डरपोक। बीरबल ने उन पर झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें सजा दे दी। तेनाली रामा ने इसका विरोध किया, लेकिन बीरबल के पास झूठे गवाह थे और उनकी बात मान ली गई। इसी तरह एक और दिन एक गरीब किसान की गाय गायब हो गई। उसने न्याय की घंटी बजाई। बीरबल ने इस बार उसी गांव के एक निडर और सच्चे 10 साल के लड़के भीम को पकड़ लिया। भीम बहुत बलवान और साहसी था, लेकिन बीरबल ने उस पर गाय चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया। भीम चिल्लाया, मैंने गाय नहीं चुराई, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन उसकी एक न सुनी गई। अब तेनाली रामा समझ गए थे, बीरबल न्याय की घंटी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। वो मासूम लोगों पर झूठे आरोप लगवाकर उन्हें सजा दिलवा रहा था और बदले में अमीर लोगों से रिश्वत ले रहा था। चांद लाने की बात तो एक बहाना थी, असल में वो इस घंटी के जरिए एक भय का राज्य स्थापित करना चाहता था। रानी साहिबा अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी और रोज बीरबल से पूछती, बीरबल, मुझे मेरा चांद कब मिलेगा? बीरबल हर बार टाल देता। एक दिन बीरबल ने शहजादी से कहा, शहजादी, आपका चांद पाने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आज रात ठीक 12 बजे, जब घोर अंधेरी रात होगी और आसमान में बादल छाए होंगे, आप अकेली न्याय की घंटी के पास जाइएगा और उसे बजाइएगा। उसके बाद जो होगा वही आपका चांद होगा। रानी साहिबा बहुत उत्साहित हो गईं, लेकिन तेनाली रामा को ये बात बहुत अटपटी लगी। अंधेरी रात में अकेली घंटी के पास जाना, उन्होंने सोचा कि बीरबल कोई शरारत करने वाला है। उस रात घोर अंधेरा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, चांद तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। रानी साहिबा डरी हुई थीं, लेकिन चांद पाने की लालसा ने उनकी डर को पीछे छोड़ दिया। वो चुपके से महल से निकली और चौराहे की ओर बढ़ गईं। उनके पीछे पीछे तेनाली रामा भी छुपकर चल रहे थे। रानी साहिबा ने घंटी के पास जाकर रस्सी पकड़ी और जोर से खींचकर घंटी बजा दी। डंग 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 की आवाज पूरे नगर में गूंज गई।
उसी समय अंधेरे से कुछ परछाइयां निकली। वे थे मोटू, पतलू और छोटा भीम, जिन्हें बीरबल ने सजा दिलवाई थी और अब वे भूखे प्यासे सड़कों पर भटक रहे थे। उन्होंने घंटी की आवाज सुनी तो वहां आ गए। उन्होंने देखा कि शहजादी अकेली खड़ी है और उनके पास कोई नहीं है। तभी वहां एक और व्यक्ति आया। वो था वो किसान जिसकी गाय चोरी हुई थी। उसने भीम को देखा तो पहचान लिया और बोला, अरे ये तो वही बालक है जिस पर मेरी गाय चुराने का आरोप लगा था। लेकिन मुझे अब सच पता चल गया है, गाय तो मेरे पड़ोसी ने चुराई थी, जिसने बीरबल को रिश्वत देकर इस मासूम को फंसा दिया। मोटू और पतलू भी चिल्ला उठे, हम भी बेगुनाह हैं, हमने कोई चोरी नहीं की थी। तभी वहां बादशाह अकबर भी आ गए, जिन्हें रानी साहिबा की चिंता सता रही थी और वो भी उनके पीछे आ गए थे। उनके साथ तेनाली रामा भी थे। तेनाली रामा ने ये सब सुन लिया था। अंधेरी रात में घंटी के नीचे ये सब सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तेनाली रामा की ओर देखा। तेनाली रामा ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये अंधेरी रात आज इन मासूमों की सच्चाई की गवाह बन गई है। इन लोगों ने जो कुछ कहा है वो सच है। बीरबल ने न्याय की घंटी का इस्तेमाल करके अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों को सजा दिलवाई है और रानी साहिबा को चांद दिलाने की बात भी एक धोखा थी। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल वहां आए, लेकिन अपना झूठ पकड़ा जाने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे सबूत उनके खिलाफ थे, मोटू, पतलू, भीम और किसान की गवाही, और सबसे बड़ी गवाह वो अंधेरी रात थी जिसने सच को उजागर कर दिया था। अकबर ने सख्ती से कहा, बीरबल, तुमने मेरे विश्वास के साथ धोखा किया। तुमने न्याय की घंटी को अपना खिलौना बना लिया। आज से तुम्हें दरबार से निकाला जाता है और तुम्हारी सारी जागीर जब्त कर ली जाएगी। बीरबल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब रानी साहिबा की ओर देखते हुए अकबर ने कहा, बिटिया, चांद तो नहीं ला सकता, लेकिन देखो आज रात बादल हट रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, काले बादल हटने लगे और चांदनी बिखरने लगी। चांद की चांदनी ने पूरे चौराहे को जगमगा दिया। रानी साहिबा की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, अब्बा, ये तो मेरे पास ही है। ये चांद की रोशनी तो हर जगह है। तेनाली रामा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा अंधेरे में भी रोशनी की तरह चमकती है। आज इस अंधेरी रात में हमें यही सिखाया है। अकबर ने तेनाली रामा की सच्चाई और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने मोटू, पतलू और छोटे भीम को रिहा कर दिया और उन्हें इनाम दिया। न्याय की घंटी वैसे ही लगी रही, लेकिन अब वो सच में न्याय का प्रतीक बन गई और बीरबल को अपने किए की सजा मिल गई, जिससे पूरे नगर में ये संदेश फैल गया कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी कभी नहीं बुझती। तेनाली रामा की सच्चाई और उनके न्यायप्रियता ने ये साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी चतुर क्यों न हो, सच्चाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। भाग 2। शहंशाह अकबर की दरबार की, लेकिन उस जमाने की जब उनका दरबार दुख का अड्डा बना हुआ था। और इस दुख की जड़ थे कोई दुश्मन या कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनके अपने दरबारी संगीत सम्राट मियां तानसेन। हाँ, वही तानसेन जिनकी आवाज सुनकर बादल बरस जाते थे, दीपक जल उठते थे। लेकिन इन दिनों उनके गले में कुछ ऐसी खराबी आ गई थी कि उनका गला बैठ गया था। अब जो भी राग वो गाते वो बेसुरा हो जाता। बेचारे तानसेन को भी बहुत तकलीफ थी। वो अपने कमरे में बैठे रियाज करते तो पूरे महल का माहौल बिगड़ जाता। उनके सारे गम से नौकर चाकरों के हाथ से थाली छूट जाती। पंडित बीरबल का दिमाग चकराने लगता और बादशाह अकबर को सिर दर्द शुरू हो जाता। एक दिन तो हद हो गई। तानसेन ने सुबह सुबह मियां मल्हार गाना शुरू किया। अरे मनवा, क्यों ना गाऊं रे मल्हार, बूंद बरसे रे मेघा बरसे रे। बादल तो क्या भागे, आसमान में जो एक आध बादल थे वो भी कहीं ओझल हो गए। गर्मी ऐसी पड़ी कि महल के तालाब का पानी गर्म हो गया। बादशाह अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। बस करो, हाय, ये कैसी विपदा आ गई है। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस समस्या का कोई हल निकालो। या तो तानसेन का गला ठीक करो या फिर हम सब पागल हो जाएंगे। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। जहांपनाह, मैं एक उपाय सोचता हूँ। तभी वहां से गुजरते हुए दो अजीबोगरीब आदमी दिखे। एक तो बहुत मोटा सा, गोल मटोल, और उसके पीछे एक दुबला पतला लंबा सा आदमी। ये थे तेनाली रामा और उनके साथी पतलू।
तेनालीरामा मोटू थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। पतलू पतले थे, लेकिन उनका दिमाग भी उतना ही फुर्तीला था। दोनों ही किसी न किसी मुसीबत में फंसने या मुसीबत निकालने के लिए मशहूर थे। बीरबल की नजर उन पर पड़ी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, ये रास्ता मिल गया। दूसरी तरफ महल के एक कोने में रसोई के पास 10 साल का एक नटखट सा लड़का बैठा था। नाम था उसका छोटा भीम। छोटा भीम को संगीत का बहुत शौक था। उसने ठान लिया था कि वो एक दिन बड़ा संगीतज्ञ बनेगा। उसके पास एक तानपुरा था जिस पर वो सारे गम का रियाज करता रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था बजरंगी नाम का एक बंदर। बजरंगी बड़ा ही चंचल और प्यारा बंदर था। वो भीम के सिर पर बैठ जाता, उसके कंधे पर कूदता और जब भीम रियाज करता तो वो मजे से झूमता। भीम ने तानसेन के बेसुरे रियाज की आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। बजरंगी, ये कैसा अजीब राग है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। बजरंगी ने भी कान पर पंजा रखा, मानो कह रहा हो, हाँ यार, कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। भीम को लगा कि ये कोई नया राग है और वो ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बजरंगी से कहा, बजरंगी, मुझे ये राग सीखना है, चलो उस्ताद के पास चलते हैं। बजरंगी ने अपने दोनों हाथ हिलाकर मना किया, लेकिन भीम ने उसे समझाया, अरे पागल, ये तो बहुत अच्छा राग है, चल। अब बात करते हैं दरबार की। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने तेनालीरामा और पतलू को बुलाया और सारी समस्या बताई। तेनालीरामा ने तुरंत सुझाव दिया, बीरबल जी, ये तो बहुत आसान है। हम मियाँ तानसेन का ध्यान संगीत से हटाएंगे, उन्हें किसी और चीज में लगाएंगे। पतलू बोले, हाँ, जैसे खाना पकाना। तेनालीरामा ने पतलू की पीठ थपथपाई। वाह पतलू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम मियाँ तानसेन को रसोई में भेज देंगे। वहाँ उनके बेसुरेपन का असर खाने पर होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका ध्यान जरूर बटेगा। बीरबल ने सोचा, ये तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन आजमाने में क्या हर्ज है। बादशाह अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि तानसेन को रसोई का प्रभारी बना दिया जाए। अगले दिन से तानसेन ने रसोई संभाली। उन्होंने सोचा, चलो संगीत की तरह ही खाने में भी सुरताल लगाते हैं। उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन समस्या ये थी कि वो बिना गाए रह नहीं सकते थे। वो खाना बनाते समय भी गुनगुनाते रहते। उनकी बेसुरी आवाज का असर खाने पर भी होने लगा। उन्होंने बिरयानी बनाई तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी, क्योंकि उनके दिमाग में सा और रे की लय चल रही थी। उन्होंने खीर बनाई तो उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया, क्योंकि दिमाग में ग और म का चक्कर चल रहा था। जब वो खाना दरबार में परोसा गया तो बीरबल ने एक कौर मुंह में रखा और उनका चेहरा ऐसा बना जैसे नींबू खा लिया हो। बादशाह अकबर ने बिरयानी खाई तो बोले, ये क्या है, मीठी बिरयानी। तेनालीरामा और पतलू ने खीर खाई तो उनका गला जल गया। अरे यार, ये तो नमकीन खीर है। तानसेन की ये नई कला देखकर पूरा दरबार परेशान हो गया। अब लोग बेसुरे संगीत से भी तंग थे और बेस्वाद खाने से भी। इधर छोटा भीम तानसेन के पीछे पड़ गया था। वो उनके पीछे पीछे रसोई तक गया और बोला, उस्ताद जी, मुझे वो राग सिखा दो जो आप गाते हैं। तानसेन प्याज काटते काटते रुके और बोले, बेटा, अभी मेरा गला ठीक नहीं है। भीम बोला, नहीं उस्ताद, आपका राग तो बहुत अच्छा है, मुझे सिखाइए। तानसेन मुस्कुराए। उन्हें भीम की लगन देखकर अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस बच्चे को कुछ सिखाया जाए, शायद इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। तानसेन ने भीम को सुरों की पहचान सिखानी शुरू की, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो जो भी बोलते वो बेसुरा ही निकलता। बेटा, ये सा है। तानसेन ने आवाज लगाई, लेकिन आवाज ऐसी निकली जैसे बिल्ली की म्याऊं। भीम ने भी वैसी ही आवाज निकाली, सा। बजरंगी ने कान बंद कर लिए। फिर तानसेन ने रे सिखाया, रे। भीम ने भी वैसा ही किया, रे। बजरंगी तो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे अपने दोस्त का साथ निभाना था। कुछ ही दिनों में भीम भी वैसे ही बेसुरे गाने लगा जैसे तानसेन गाते थे। अब महल में 2 लोग बेसुरा गा रहे थे। तानसेन की आवाज में गंभीरता थी तो भीम की आवाज में मासूमियत, लेकिन दोनों ही उतने ही बेसुरे थे। महल का हाल बेहाल था। नौकर चाकर सिरदर्द से तंग थे। रसोइया परेशान था कि उसकी रसोई पर कब्जा हो गया है। बीरबल चिंतित थे और तेनालीरामा और पतलू सोच रहे थे कि उनकी योजना उल्टी पड़ गई। एक दिन बजरंगी ने अपने दोस्त भीम को रियाज करते देखा तो उसे एक तरकीब सूझी।
वो भीम के पास गया और उसका तानपुरा छीन लिया। भीम बोला, अरे बजरंगी, वापस दे। बजरंगी ने तानपुरा उठाया और खुद ही उसे बजाने लगा। वो उस पर अपने पंजे मार रहा था, जिससे कुछ अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। लेकिन उन आवाजों में एक ताल थी, एक लय थी। भीम चुप होकर सुनने लगा। तभी वहां से तेनाली रामा और पतलू गुजरे। उन्होंने बजरंगी को तानपुरा बजाते देखा तो ठिठक गए। तेनाली रामा बोले, पतलू, ये बंदर देखो क्या कर रहा है। पतलू बोले, हाँ भाई, बेसुरा तो ये भी है, लेकिन उस बेसुरेपन में एक मस्ती है, एक नटखटपन है। तेनाली रामा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत बीरबल के पास गए। बीरबल जी, मुझे एक उपाय मिल गया, तानसेन और छोटा भीम के बेसुरेपन का इलाज। बीरबल बोले, बताओ तेनाली। तेनाली रामा ने अपनी योजना बताई। हम एक संगीत सभा रखेंगे जिसमें तानसेन और छोटा भीम अपना गायन पेश करेंगे। साथ में हम बजरंगी को भी शामिल करेंगे। बीरबल को समझ नहीं आया, लेकिन इससे क्या होगा। तेनाली रामा बोले, जब लोग देखेंगे कि एक बंदर भी संगीत का आनंद ले सकता है और अपने तरीके से संगीत पैदा कर सकता है, तो उन्हें एहसास होगा कि संगीत सिर्फ सुरों का नाम नहीं है, बल्कि वो एक भावना है, एक आनंद है। शायद तानसेन और भीम भी ये समझ जाएं कि उनके बेसुरेपन में कितनी मासूमियत है। बीरबल को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने बादशाह अकबर को इस सभा के लिए राजी कर लिया। सभा का दिन आ गया। पूरा दरबार जमा था। तानसेन सबसे पहले उठे और उन्होंने गाना शुरू किया। उनकी बेसुरी आवाज से दरबारी बेचैन होने लगे, लेकिन तानसेन को अपने बेसुरेपन का एहसास नहीं था। वो तो सिर्फ गाने के आनंद में खोए हुए थे। फिर भीम उठा, उसने भी वैसे ही बेसुरे गाना शुरू किया। उसकी मासूम आवाज और बेसुरे सुरों ने दरबारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। आखिर में तेनाली रामा ने बजरंगी को आगे बढ़ाया। बजरंगी ने तानपुरा उठाया और उसे अपनी मस्ती में बजाने लगा। वो कूद रहा था, कलाबाजी खा रहा था और साथ में तानपुरे से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। उसकी हरकतों को देखकर पूरा दरबार हंसने लगा। तानसेन और छोटा भीम भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अचानक तानसेन को समझ में आ गया। वो बोले, अकबर, मुझे एहसास हो गया, मैं इतने दिनों से सिर्फ सुरों के बारे में सोच रहा था, उनके पीछे भाग रहा था कि मैं ठीक से गा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज बजरंगी को देखकर मैं समझ गया कि असली संगीत दिल से निकलता है, चाहे वो सुरों में हो या बेसुर में। बच्चे और बंदर तो बस मस्त है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। भीम ने कहा, उस्ताद जी, बजरंगी ने तो बहुत अच्छा बजाया, हमें भी उससे सीखना चाहिए। तानसेन ने भीम के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों ने मिलकर बजरंगी के साथ एक अजीब सी धुन बनाई। तानसेन बेसुरे गा रहे थे, भीम बेसुरा साथ दे रहा था और बजरंगी तानपुरे पर थाप दे रहा था। और आपको यकीन होगा नहीं, लेकिन उस दिन उस बेसुरे संगीत ने पूरे दरबार को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मस्ती में झूम रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल और तेनाली रामा की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी समस्या का हल समस्या में ही छिपा होता है, हमें बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तानसेन का गला तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। अब वो जब भी गाते सब मजे से सुनते, क्योंकि अब उनके गाने में बेसुरेपन के साथ साथ एक नई मस्ती और आनंद भी आ गया था। छोटा भीम तो उनका सबसे अच्छा शागिर्द बन गया और बजरंगी दरबार का सबसे पसंदीदा संगीतकार यानी बंदरकार बन गया। और इस तरह तानसेन के बेसुरे संगीत ने पूरे महल को एक नया सबक सिखा दिया कि जीवन में सिर्फ सुर ही संगीत नहीं होता, बेसुर में भी अपनी एक मिठास होती है, बस उसे महसूस करने का दिल चाहिए। और मोटू पतलू यानी तेनाली रामा और पतलू बीरबल की अच्छाई और समझदारी के साथ मिलकर एक बार फिर मुश्किलों को हंसी में बदलने में कामयाब हो गए। तो कहानी से सीख मिली कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिमाग में दाना हो, दिल में अच्छाई हो और साथ में कोई मोटू पतलू जैसा दोस्त हो, तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। अपनी ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो ताली बजाना मत भूलिएगा। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।